हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे इतिहास के एक सम्राट के बारे में जिसे समुद्रगुप्त कहते हैं। अबाउट द समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में एक शक्तिशाली शासक के रूप में माने जाते हैं। वे सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और महारानी कुमार देवी के पुत्र थे। उनका शासनकाल लगभग 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व तक रहा। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में के बाद अनेक विजय अभियान चलाए और उत्तर से दक्षिण तक भारत को एक बड़े भूभाग अपने नियंत्रण में कर लिया। लेकिन बाद में केवल विजेता कहना उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि वे एक उदार विद्वान संगीतज्ञ एवं प्रज्वला उत्सल सम्राट भी थे। उनके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका जानकारी प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, उससे मिलती है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिश्रेण ने संस्कृत में लिखा था। इस लेख में समुद्रगुप्त के अन्य सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। उन्होंने आर्यव्रत, जो कि उत्तर भारत को कहते हैं, के लगभग सभी राजाओं को पराजित किया, जिनमें कुरु राजा जो कुरु थे वो पांचाल, कौशल, मधुरा, मालवा, अहिछत्र, समठत्त आदि के राजा जो शामिल थे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत की ओर अभियान चलाया। वे कांची, वेगी, पल्लव, कौशल, पिरस्त्रापुर और अनेक अन्य दक्षिणी राज्यों तक पहुँचे, लेकिन वहाँ उनके राजाओं को हराकर उन्हें पुनः उनका राज्य लौटा दिया। केवल अधीनता स्वीकार कराई गई। यह उनकी राजनीतिक चतुराई और उदारता का प्रमाण है। उन्होंने मध्य भारत, राजस्थान और पंजाब के अनेक गणराज्य को भी हराया। समुद्रगुप्त ने न केवल एक भारत का अधिकांश भागों को राजनीतिक रूप से जोड़ा, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी एकता कायम की। उन्होंने बौद्ध और वैदिक, जैन और अन्य धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता चरम पर थी और लोग शांतिपूर्वक अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। समुद्रगुप्त स्वयं संस्कृत के एक अच्छे कवि थे और उन्हें कविराज की उपाधि भी मिली हुई है। वे संगीत के प्रेमी थे और वीणा वरदान में पारंगत थे। उनके द्वारा जारी किए गए कुछ स्वर्ण सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि वे केवल योद्धा नहीं बल्कि एक सच्चे सांस्कृतिक राजा थे। उन्होंने उनके काल में साहित्यिक कला, वास्तुकला और विज्ञान का एक नया उत्कर्ष प्राप्त किया। यह समय गुप्त वंश की प्रारंभिक स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। इस बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में और भी चरम पर था। प्रशासनिक दृष्टि से भी समुद्रगुप्त एक सशक्त शासक थे। उन्होंने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया और प्रत्येक प्रांत में योग्य प्रशासक नियुक्त किए। उन्होंने कर व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया और गुप्तचर तंत्र को मजबूत बनाया। व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे अर्थव्यवस्था समृद्ध हो गई। समुद्रगुप्त का प्रभाव केवल भारत के सीमित नहीं था। श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया और अन्य कई देश उनके प्रभाव को स्वीकार किया। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध विहार बनाने के लिए अनुमति मांगी थी, जिससे उन्होंने सहज स्वीकार किया। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी एक महानता को दर्शाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने समुद्रगुप्त के पुत्र जो थे गुप्त साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। लेकिन यह आधार समुद्रगुप्त ने ही नहीं मजबूत किया। न केवल अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि वे अपने न्याय, उदारता, सांस्कृतिक प्रेम और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए भी उनको याद किया जाता है। इस कहानी से जो निष्कर्ष मिलता है, इससे क्या सीखना चाहिए हमको? उससे जो सीखना चाहिए, समुद्रगुप्त का जीवन एक आदर्श सम्राट का प्रतीक था, जो वीर भी थे, विद्वान भी थे और विजेता भी थे और जनता का सेवक भी थे। उन्होंने भारत को दक्षिण केवल भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि
सांस्कृतिक रूप से भी एक सूत्र में पिरोया था। उन्होंने साबित किया कि तलवार के साथ वीणा और नीतियों के साथ कला, संवेदना का समन्वय ही किसी राष्ट्र को महान बनाता है। उनकी उपलब्धियां, उनका चरित्र और उनकी दूरदृष्टिता भारतीय इतिहास में सदा के लिए अमर रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।